नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं BP 7040। 7th सेम का सब्जेक्ट है NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पहली वीडियो है, उसमें हम यूनिट 1 अपनी कंप्लीट कर देंगे। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता देंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन, ये डेफिनेशन बतानी है हमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। पॉलीमर और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है क्लासीफाई पॉलीमर एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस अबाउट द अप्रोचेस टू डिज़ाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बेस्ड ऑन डिफ्यूज़न और डिसोल्यूशन प्रिंसिपल्स। ये अभी देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स रेलेवेंट टू कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। और क्वेश्चन 5 है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। तो डेफिनेशंस आ जाती हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। पहली डेफिनेशन है NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये नया मेथड है। पहले हम कन्वेंशनल जो हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स थे उन्हें यूज़ करते थे, पर अब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। यहाँ पे जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम जो अब हमारी ड्रग है उसे एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जो उसका रेट ऑफ रिलीज़ है डोसेज फॉर्म में से, जो ड्रग का रेट ऑफ रिलीज़ है उसे भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग करके। तो NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम अपने जो सारे गोल्स हैं उन्हें हम सेफली अचीव कर सकते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं ड्रग के, और स्पेसिफाइड लोकेशन पे ड्रग को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उसका जो रिलीज़ रेट है या जो रिलीजिंग टाइम है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है इमीडिएट रिलीज़ डोसेज फॉर्म। इमीडिएट रिलीज़, ये नाम से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे जो डोसेज फॉर्म में से जो ड्रग का रिलीज़ है वो तुरंत हो रहा है, जैसे हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसे, जैसे हमने बॉडी में उसे एडमिनिस्टर किया और उसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन रिलीज़ हो गया। जो इमिडिएटली रिलीज डोसेज फॉर्म्स होती हैं वो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब हमें जो एक्शन है वो फास्ट चाहिए, जैसे कि जब किसी को पेन हो रहा है बॉडी में, उस टाइम पे। थर्ड है डिलेड रिलीज डोसेज फॉर्म्स। ये वो डोसेज फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हमें इमीडिएटली रिलीज़ नहीं करवाना, उनका जो रेट ऑफ रिलीज़ है उसे हमें डिले करना है। फिर आ जाती हैं सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म्स। ये वो डोसेज फॉर्म्स होती हैं जो इमिडिएटली रिलीज़ नहीं होती। सबसे पहले तो इनका जो कुछ पार्ट है, सबसे पहले हमने एडमिनिस्टर करी, कुछ पार्ट इनका तुरंत रिलीज़ हो गया, अपनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी थोड़ी बहुत शो कर दी उसने। उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये अपना जो ड्रग का कुछ पार्ट है उसे रिलीज़ करती रहती हैं, जिसकी हेल्प से जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है, जो थेराप्यूटिक हमारा रिस्पॉन्स है, उसमें भी कोई वेरिएशन फ्लक्चुएशन नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है और ज़्यादा टाइम तक इफ़ेक्ट शो करता है। फिफ्थ है प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोसेज फॉर्म्स। ये वो डोसेज फॉर्म्स है, यहाँ पे भी डिले होता है। हमारा जो रेट ऑफ रिलीज़ है ड्रग का, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं हम ड्रग के ऊपर पॉलीमर की, और जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। सिक्स्थ है रिसेप्टर टारगेटिंग डोसेज फॉर्म्स। यहाँ पे जो हमारा टारगेट होता है, मतलब जो हमें अपनी ड्रग है उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई रिसेप्टर है हमारा, किसी भी टिश्यू के अंदर हो या किसी भी ऑर्गन में, वहाँ पे हमें उसे ट्रांसपोर्ट करवाना है। ऐसी ट्रांसपोर्ट जो टेक्नोलॉजी होती है उसे हम रिसेप्टर टारगेटिंग ड्रग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फिर आ जाता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे भी आप नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे एक ये ऐसी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपने कोई भी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे, बॉडी की किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे या स्पेसिफिक लोकेशन में, जहाँ पे हम उसकी एफिकेसी को कंट्रोल कर सकें, उसका जो रेट ऑफ रिलीज़ है ड्रग का डोसेज फॉर्म में से उसे भी हम कंट्रोल कर सकें, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो, पेशेंट कंप्लाइंस ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें हैं। फिर आ जाता है द रेशनल ऑफ कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म्स। पहला होता है
टू प्रोवाइड अ लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन विथ इन द जीआईटी, मतलब किसी लोकेशन स्पेसिफिक मतलब लोकल एक्शन, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे एक्शन शो करे। टू प्रोवाइड अ प्रोग्राम डिलीवरी पैटर्न, मतलब प्रोग्राम की हमें इमीडिएटली रिलीज चाहिए या कंट्रोल रिलीज चाहिए, उस हिसाब से रिलीज होगी हमारी ड्रग डोसेज फॉर्म में से। टू इंक्रीज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जो एब्जॉर्प्शन रेट है ड्रग का हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके वो फास्ट कर देती है, उसे इंक्रीज़ कर देती है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, थेरेपेटिक एक्टिविटी ज़्यादा ही होएगी फिर। टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पे कोटिंग करके अपनी ड्रग के ऊपर पॉलीमर की। एडवांटेजेस क्या होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि इंपॉर्टेंट वाले अभी क्वेश्चन देखे थे शुरू में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले एडवांटेजेस, मेंटेनेंस ऑफ ड्रग लेवल विद इन द डिज़ायर्ड रेंज, मतलब जो ड्रग लेवल है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती, हमारी जो डोसेज फॉर्म है उसके अंदर से थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ पार्ट ड्रग का रिलीज़ होता रहता है, जिसकी हेल्प से जो ड्रग की जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो कम ज़्यादा नहीं होती, वो मेंटेन रहती है। फिर है रिड्यूसेस डोसिंग फ्रिक्वेंसी, जब थोड़ी थोड़ी देर के बाद ड्रग रिलीज़ होती रहेगी तो हमें बार बार डोज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर है प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। रिडक्शन इन ड्रग लेवल फ्लक्चुएशंस, ड्रग लेवल में फ्लक्चुएशन नहीं होती, पॉइंट नंबर 1 ही है ये भी। रिडक्शन इन ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग की टॉक्सिसिटी भी नहीं होती कि ज़्यादा अमाउंट ड्रग की एक्यूमुलेट भी नहीं हो पाती हमारी बॉडी में, थोड़ी थोड़ी वो एब्जॉर्ब होती रहती है फिर एक्सक्रीट आउट होती रहती है। स्टेबलाइजेशन ऑफ मेडिकल कंडीशन, फिर है इम्प्रूव्स द पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। फिर आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के। पहला, लाइकली टू बी कॉस्टली, महंगी होती है, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इन्हें बनाने में। सेकंड है मे कॉज डोज डंपिंग इफ़ द रिलीज डिज़ाइन फेल्ड, जो साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो ड्रग डिज़ाइन बनाया है हमारा डोसेज फॉर्म के लिए, अगर उसमें कुछ दिक्कत परेशानी या वो फेल हो गया डिज़ाइन, तो उसकी वजह से डोज डंपिंग हो सकती है। डोज डंपिंग मतलब जो हमारी ड्रग है हम उसे कंट्रोल रेट से रिलीज़ कराना चाहते हैं, पर डोज डंपिंग में वो फास्ट रेट से रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है हमें, तो ये वो कंडीशन होती है। मैं इंक्रीज़ द फर्स्ट पास क्लियरेंस, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बॉडी हमारे स्पेसिफिक लोकेशंस जो भी हमारी बॉडी पार्ट में जाना है वहाँ की जगह कोई दूसरे बॉडी पार्ट में चली जाए और जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाए, एक्शन कम शो करे, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फिर है पुअर सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी इन सम केसेस। फिर है लेस स्कोप फॉर ड्रग एडजस्टमेंट, डोज एडजस्टमेंट, डोज को एडजस्ट करने में यहाँ पे दिक्कत परेशानी होती है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स, कि ऐसे कौन से जो ड्रग होती हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी हम कंट्रोल्ड रिलीज़ फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। कौन सी ड्रग्स की, ऐसी ड्रग्स की बना सकते हैं जिनकी जो ऐसी ड्रग्स की नहीं बना सकते जिनकी हाफ लाइफ या तो बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो। और सेकंड है थेराप्यूटिक इंडेक्स, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स जिनका, उन्हें नहीं हम यूज़ कर सकते एज अ कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस। लो सॉल्युबिलिटी वाली ड्रग्स को भी यूज़ नहीं कर सकते। पुअर एब्जॉर्प्शंस इन जीआईटी, उन्हें भी यूज़ नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो ड्रग शो करेंगी उन्हें भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ड्रग विथ मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो 1000 डेल्टन से, उसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ड्रग शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच और एंजाइम्स, पीएच और एंजाइम्स का ड्रग की एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जिन ड्रग्स की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, और जो कॉन्स्टेंटली अपनी एक्टिविटी शो करेंगे उन्हें हम यूज़ करेंगे कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने में। एट्थ आ जाता है प्रोटीन बाइंडिंग। हाँ, इसमें बड़ी दिक्कत है। प्रोटीन बाइंडिंग जो है, ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी तो जो ड्रग है उसे हम यूज़ नहीं करेंगे अपने कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है अप्रोचेस टू डिज़ाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पहला है, इसमें पहला पार्ट हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न कंट्रोल रिलीज, दूसरा डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज, और थर्ड है आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले
डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज। सबसे पहले डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, सबसे पहले तो जो हमारी ड्रग है वो बहुत सारे स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। जो पहले तो वो पाउडर ही था, पाउडर को हमने उसके अंदर जो भी एक्सीपियंट्स वगैरह हैं वो हमने ऐड करके उसे पंचिंग मशीन से पंच किया तो टैबलेट में कन्वर्ट हो गया, ड्रग में कन्वर्ट हो गया किसी में। तो वो अपने छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। जब ये छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो जाएं हमारे सॉल्वेंट में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज में हम यहाँ पे डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? जो हमारे ड्रग है उसके ऊपर कोटिंग करेंगे पॉलीमर की। जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है यहाँ पे स्टेडी स्टेट में, मतलब जब रेट ऑफ रिलीज रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल हो जाए, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं नोवेज वाइटनी इक्वेशन से, जो कि होती है dc/dt इक्वल्स टू के ए सी एस माइनस सी। के स्मॉल डी है यहाँ पे डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट, सी स्मॉल एस है सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी ड्रग की, और सी है कंसंट्रेशन ड्रग की बल्क में। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं हमारे पास डिसोल्यूशन कंट्रोल प्रिपरेशन बनाने के, डिसोल्यूशन कंट्रोल मैट्रिक्स और डिसोल्यूशन कंट्रोल इनकैप्सुलेशन। सबसे पहले आएगा डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे जो भी ड्रग है उसे हम कंप्रेस करेंगे, उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे एक कैरियर की, स्लोली डिसॉल्विंग कैरियर, मतलब पॉलीमर ही हो गया, जो स्लोली डिसॉल्व हो, जिसका डिसोल्यूशन रेट बहुत कम हो। ऐसे पॉलीमर की उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो कंट्रोल करेगा डिसोल्यूशन रेट को, ऑल्टर करके पोरोसिटी हमारी टैबलेट की, डिक्रीज़ करके वेटेबिलिटी मतलब कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका कांटेक्ट टाइम कितना है लिक्विड या फिर सॉल्वेंट के साथ, तो डिक्रीज़ कर देगा कांटेक्ट टाइम। तो डिसोल्यूशन तो होएगा ही नहीं, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स लिक्विड के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो उसमें डिसॉल्व कैसे होंगे। तो ये वेटेबिलिटी कम कर देगा तो डिसोल्यूशन कम हो ही जाएगा। डिसॉल्विंग एट स्लोअर रेट, कम रेट से स्लो रेट से डिसॉल्व होंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल हो जाता है डाइमीथेन एक्सटेन कैप्स और डाइमीथैप एक्सटेन कैप्स। सेकंड जो है यहाँ पे जो तरीका था डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने का, वो था डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड इनकैप्सुलेशन। इस मेथड में क्या होता है, जो हमारे ड्रग के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो हमारे ड्रग के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उन्हें इंडिविजुअली हम कोटिंग करते हैं, पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं उनके ऊपर, और उन्हें कंप्रेस करके टैबलेट्स बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पेस टैब्स या फिर स्पेंज्यूल्स। और जैसे ही ये जो कोटिंग हमने करी है अपनी ड्रग के ऊपर, ये जैसे ही डिज़ोल्व होगी, तुरंत ही जो ड्रग है वो उसके अंदर से रिलीज़ होनी चालू हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी होगी, अपनी थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगी। एग्जाम्पल है ओमेडिस्पेंस्यूल्स और क्लोरट्रीमेंटोन रैपिड टैब्स। यहाँ पे जो सेकंड था, पहला हमने डिसोल्यूशन मेथड पढ़ा, सेकंड है डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड रिलीज़। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न, यहाँ पे हम डिफ्यूज़न को कंट्रोल करेंगे। डिफ्यूज़न प्रोसेस हमें पता ही है, जिसमें जो प्रोसेस होता है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की प्रेजेंस में मूवमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। यहाँ पे क्या होता है, जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो फिक्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। फिक्स फर्स्ट लॉ होता क्या है, J इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल D dc/dx। यहाँ पे कैपिटल D होता है डिफ्यूज़न कोफिशिएंट, J है फ्लक्स, और dc/dx है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जो डिफ्यूज़न कंट्रोल फॉर्मुलेशंस हैं उन्हें भी हम दो टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, रिजर्वायर टाइप और मैट्रिक्स टाइप। रिजर्वायर टाइप में, in this system a water insoluble polymeric material encloses a core of drug which controls release rate। जो हमारी ड्रग है उसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमेरिक मटेरियल की, वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर की, जो रेट ऑफ रिलीज़ है हमारी ड्रग का उसे कंट्रोल करेगा, कंट्रोल के उसे बढ़ा ही देगा, रेट ऑफ रिलीज़ को कम कर देगा, हाँ वो स्लो रेट से रिलीज़ होगी।
जो रेट ऑफ रिलीज़ है यहाँ पे dm/dt, उसे कैलकुलेट करेंगे हम इक्वेशन से। dm/dt इक्वल्स टू AD के डेल्टा C/L। ए है यहाँ पे डिफ्यूज़न ए है एरिया, कैपिटल D डिफ्यूज़न कोफिशिएंट, के पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग कोर और मेम्ब्रेन के बीच का, एल जो हमारा डिफ्यूज़न पाथ है उसकी जो लेंथ है, और डेल्टा C कंसंट्रेशन डिफरेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस। दूसरा जो है वो है मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स टाइप में क्या होगा, जो हमारे ड्रग के जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसे हम डिस्पर्स कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे इनसॉल्युबल मैट्रिक्स और हमारी इनसॉल्युबल पॉलीमर के अंदर। ये जो हमारा इनसॉल्युबल पॉलीमर होगा ये बीजवैक्स, कार्नोबा वैक्स और हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल का बना हुआ होगा, और ये ही कंट्रोल करेगा हमारे रेट ऑफ रिलीज़ को। ये कंट्रोल कैसे करेगा हमारे रेट ऑफ रिलीज़ को? पोरोसिटी, जैसे कि पहले था हमने पढ़ा, ऑल्टर करके पोरोसिटी टैबलेट की, उसकी वेटेबिलिटी को कम करके, मतलब जो सॉल्यूट और लिक्विड के बीच का कांटेक्ट टाइम है उसे कम करके, और जो उसका डिज़ोल्विंग रेट है, डिज़ोल्यूशन रेट है, उसे कम करके। यहाँ पे भी ये पूरा प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फिर आ जाता है थर्ड जो मेथड था, आयन एक्सचेंज सिस्टम्स। जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं यहाँ पे अपने कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने में। आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते क्या हैं? आयन एक्सचेंज रेजिन्स इनसॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और इनके अंदर आयनिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैटायंस एंड आयंस प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, और ये आयन को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं वो जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट हैं उसके अंदर से आयंस को हटाते हैं, और सेम चार्ज का आयन, कैटायन है तो सेम चार्ज का कैटायन, और एनायन है तो सेम चार्ज का कैटायन उसमें ऐड कर देते हैं। इससे होता क्या है, इससे जो स्टेबिलिटी है हमारे डोसेज फॉर्म की या ड्रग की वो बढ़ जाती है, और जो उसका जो टेस्ट है अगर सही नहीं है तो उसे मास्क करने में भी हेल्प करता है। ये सब काम होते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन्स में? हमारे पास है H+, ये हमारा कैटायन है, प्लस रेजिन जो है वो SO3, यहाँ पे जो सल्फो ग्रुप है उसके साथ बाइंड है ड्रग के साथ। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और यहाँ पे जो देखो H+, जो हमारा कैटायन है वो आके बाइंड हो गया ड्रग की जगह, ड्रग को यहाँ से रिमूव कर दिया, ड्रग अलग हो गया। इसी तरह एनाइनिक एक्सचेंज रेजिन्स में हमारे पास क्लोरीन है, एनायन है, रेजिन NCH3 ये हमारा टर्चरी अमीन है, उसके साथ ड्रग बाइंड है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी जो क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा ड्रग को और आके बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन्स। स्ट्रांगली एसिडिक कैटायनिक एक्सचेंजर्स होते हैं RSO3H, वीकली एसिडिक कैटायन एक्सचेंजर्स CONA+, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। थर्ड स्ट्रांगली बेसिक एनाइनिक एक्सचेंजर NCH3 प्लस Cl-, और फोर्थ है लास्ट वीकली बेसिक एनाइनिक एक्सचेंजर RNH R2 प्लस Cl-। कौन से ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं? रेजिनेट, मतलब वही जो हमारा मीडियम है उसे बनाने के लिए उन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जिनकी 2 से 6 घंटे के बीच में है, और उन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में, मतलब एसिडिक pH में स्टेबल हों, और उन ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाएं हमारे GIT के सारे रीजन्स में। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके? आयन एक्सचेंज सिस्टम के रिमूवल में टॉक्सिक हैवी मेटल्स का सॉल्यूशन से, जो हमारे सॉल्यूशन है उसके अंदर जो हैवी टॉक्सिक मेटल्स प्रेजेंट है उसे रिमूव करने में हेल्पफुल होता है, मतलब टॉक्सिसिटी कम करता है। प्यूरिफिकेशन करता है एंटीबायोटिक्स की फर्मेंटेशन ब्रोथ से। जूस और बेवरेजेस इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन्स को मास्क करने के लिए टेस्ट और स्मेल को, और एंटासिड की तरह भी इसे यूज़ किया जाता है।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स रिलेवेंट टू कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे अभी, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले आ जाती है प्रॉपर्टीज़, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, जो डिफ्यूज़न रेट है ड्रग का, जो डोसेज फॉर्म से निकल रही है जिस रेट पे ड्रग, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर साइज़ के। मतलब वो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज़ कम होगा जिनका मॉलिक्यूलर साइज़, वो एब्जॉर्ब होंगी फास्टर रेट पे एज़ कंपेयर टू लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो जाए किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में स्पेसिफाइड टेम्परेचर में। और हम जो हमारी सॉल्युबिलिटी है किसी भी ड्रग की, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे बढ़ा सकते हैं? सॉल्वेशन प्रोसेस से, कॉम्प्लेक्सेशन से, हाइड्रेशन से, को सॉल्वेशन से, और सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज़ करके। और पहला मेथड तो हमने पढ़ाई है, उसका साइज़ और जो मॉलिक्यूलर साइज़ है उसे कम करके, मतलब माइक्रोनाइजेशन करके भी हम उसका जो सॉल्युबिलिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। जो थर्ड है हमारी जो प्रॉपर्टी, पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट हम सब ने पहले भी पढ़ रखा है। मतलब कि ये रेशियो होता है कि जो अनआयनाइज्ड ड्रग की कंसंट्रेशन है, अनआयनाइज्ड मतलब आयंस में वो ब्रेक डाउन नहीं है, अनआयनाइज्ड ड्रग की जो कंसंट्रेशन है लिपिड मीडियम में अपॉन अनआयनाइज्ड ड्रग की कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम में, मतलब वाटर फेज में, एक्वस फेज में। जितना ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा उतनी ही ज़्यादा लिपोफिलिक होगी हमारी ड्रग, और उतने ही ज़्यादा रेट से वो हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी की, उन्हें क्रॉस कर पाएंगी। क्योंकि जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैं, ये हमने भी पढ़ रखा है। तो और जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी लिपोफिलिक ड्रग्स को, और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी। इसीलिए जितना ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा उतनी ही ज़्यादा रेट से जो ड्रग्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी, ज़्यादा अपनी जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है उसे शो कर पाएंगे। जो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है, मतलब जो ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए वैल्यू चाहिए होती है के की, यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट की, वो 1000 होनी चाहिए। और वो ड्रग्स जिनकी पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू इससे कम या ज़्यादा होती है, ऑप्टिमम वैल्यू मतलब 1000 से, उन्हें हम एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मान सकते कंट्रोल ड्रग रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है ड्रग पीकेए, यानी कि ड्रग डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो ड्रग पीकेए होता है, पीकेए वैल्यू, ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि हमारा जो एसिड है कोई या बेस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो ज़्यादा एसिडिक है ज़्यादा बेसिक है। ये जो हमारी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है वो अनआयनाइज्ड ड्रग में ही होती है, क्योंकि जो आयनाइज्ड ड्रग है वो कभी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाती। अनआयनाइज्ड होनी चाहिए हमारी ड्रग और लिपोफिलिक होनी चाहिए। ऑप्टिमम पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि पैसिव एब्जॉर्प्शन से ही ड्रग ट्रांसपोर्ट करती है मेम्ब्रेन्स को, तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा अमाउंट ड्रग की ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ पार्ट ड्रग का अनआयनाइज्ड यानी कि नॉन आयनाइज्ड होना ज़रूरी है। और वो कितना होना चाहिए? 0.1 से 5% तक। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ड्रग स्टेबिलिटी। जो ड्रग अनस्टेबल होती हैं गैस्ट्रिक पीएच में, मतलब एसिडिक पीएच में, उन्हें यूज़ किया जाता है ऐसी फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए ताकि वो रिलीज़ हो पाए इंटेस्टाइन में। और जो अनस्टेबल होती है इंटेस्टाइनल पीएच में, उन्हें ऐसी फॉर्मुलेशंस बना देते हैं उनकी ताकि वो रिलीज़ हो जाए स्टमक में। जो स्टेबिलिटी है हम किसी भी ड्रग की इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी सस्टेन और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाकर। सिक्स्थ है मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो ड्रग्स जो एब्जॉर्ब होती हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से।
कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हमें पता ही है, ये एक प्रोसेस होता है ड्रग मूवमेंट का, ड्रग ट्रांसपोर्ट का, जिसमें कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है और ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए हमें। तो जो ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से, वो एक सही बेटर कैंडिडेट्स नहीं माने जाते कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए। एग्जांपल विटामिन बी। सेवन्थ जो प्रॉपर्टी है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल और पेरेंट्रल रूट्स को हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए ओवर ट्रांसडर्मल। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम अपनी कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। वो ड्रग्स जिनका एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है, मतलब या तो वो लिपोफिलिक कम होंगी या फिर अनआयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होंगी, वो पुअर कैंडिडेट्स होते हैं कंट्रोल रिलीज ड्रग फॉर्मुलेशंस के लिए। जब कोई ड्रग स्लो रेट से एब्जॉर्ब होती है, यानी कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है 0.17 से, और जो रेट कांस्टेंट है वो 0.17 पर आवर से कम होता है, तो जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, बायो अवेलेबिलिटी उसकी पुअर होती है, तो ऐसे ड्रग्स को हम यूज़ नहीं कर सकते कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने में। ये जो फैक्टर है ये एलिमिनेशन जो काइनेटिक्स है कि किस रेट पे ड्रग एलिमिनेट हो रही है, टी हाफ, उसे स्टडी करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये फर्स्ट ऑर्डर कंपार्टमेंट जो मॉडल था उसे फॉलो करता है, V = डोज अपॉन CO, मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमें पता ही है, बॉडी का जो एक इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस होता है जिसमें या तो इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है या एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है, वाइस वर्सा। यहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं जो डिज़ाइन को अफेक्ट करती हैं, सस्टेन रिलीज़ या फिर कंट्रोल रिलीज़। SR का मतलब है यहाँ पे सस्टेन रिलीज़ और CR का कंट्रोल रिलीज़ डोसेज फॉर्म्स को बनाने में। पहली सिचुएशन तो ये है कि वो ड्रग पुअर कैंडिडेट्स मानी जाती हैं सस्टेन रिलीज़ या कंट्रोल रिलीज़ फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए, जो या तो कम कर देती हैं किसी एंजाइम की एक्टिविटी या फिर उसे इनहिबिट कर देती हैं। दूसरी सिचुएशन है वो ड्रग्स पुअर कैंडिडेट मानी जाती हैं सस्टेन रिलीज़ और कंट्रोल रिलीज़ फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए अगर उनकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में उसमें वेरिएशंस हो इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिज्म की वजह से, जो इंटेस्टाइन में मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी वजह से, या फिर हिपैटिक यानी कि लीवर में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी वजह से, तो वो भी पुअर कैंडिडेट्स होती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन हाफ लाइफ। मतलब जो हमारी बॉडी में अमाउंट ड्रग की प्रेजेंट है वो कितना टाइम लग रहा है उसे ओरिजिनल अमाउंट का आधा होने में। शुरू में जितनी थी उसका आधा होने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ, एलिमिनेशन हाफ लाइफ। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 VD/CL। VD है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और CL है क्लियरेंस। एलिमिनेशन हाफ लाइफ ज़्यादा होगी अगर किसी ड्रग की एलिमिनेशन हाफ लाइफ ज़्यादा होगी किसी ड्रग की तभी ज़्यादा हो सकती है जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं टी हाफ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VD के। 0.693 तो कांस्टेंट है, VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो VD ज़्यादा होगा तो टी हाफ ज़्यादा होगा। और नीचे है क्लियरेंस, क्लियरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियरेंस कम होगा तो टी हाफ ज़्यादा होगा। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का और क्वेश्चन नंबर 2 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में, वो है पॉलीमर। पॉलीमर आप नाम से ही समझ सकते हैं, पॉली मतलब घने सारे, कई सारे यहाँ पे पार्ट्स होंगे इसके। और ये जो पॉलीमर होता है एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जो ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पॉलीमर, मोनोमर। और जो ये लार्ज मॉलिक्यूल इन छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बनता है इसे हम बोल देते हैं पॉलीमर। पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स। नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स।
और बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। जो हमारे कोर्स में है वो है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स के बेसिस पे। सबसे पहले आ जाता है नेचुरल पॉलीमर्स, जिसमें दो टाइप्स आते हैं, प्रोटीन बेस्ड पॉलीमर, एग्जांपल कोलेजन और एल्ब्यूमिन, और पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज, एग्रोज और साइक्लोडेक्स्ट्रिन। फिर आ जाता है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसमें दो पार्ट्स आते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में फर्स्ट आता है पॉलीएस्टर्स, जिसमें एग्जांपल है पॉलीलैक्टिक एसिड और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉली एनहाइड्राइड, पॉलीएडिपिक एसिड और पॉलीसेबेसिक एसिड, पॉलीअमाइड्स, जिसमें एग्जांपल्स है पॉलीअमाइनो एसिड और पॉली इमिनोकार्बोनेट। फोर्थ, फॉस्फोरस बेस्ड पॉलीमर्स, जिसमें पॉलीफॉस्फेट्स आते हैं और पॉलीफॉस्फोनेट्स आते हैं। अदर्स मतलब मिसलेनियस, इसमें आ जाता है पॉली ऑर्थोएस्टर और पॉली एसिटल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, पहला आ जाता है सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज। सिलिकॉन्स में आ जाता है कोलोइडल सिलिका, पॉलीडाइल मिथाइल साइलोक्सेन, और अदर्स में आ जाता है मिसलेनियस में पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, इथाइल विनाइल एसीटेट। थर्ड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये नेचुरली अकरिंग, जो हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनसे ही हम ऑब्टेंड होते हैं, पर उनका केमिकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम। एग्जांपल है यहाँ पे सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट। एडवांटेजेस क्या होते हैं पॉलीमर्स के कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में। जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस बनाने में, उनकी एट्रैक्टिवनेस के लिए वजह से, उनके फ्लेक्सिबल फीचर्स की वजह से। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसमें जो रिपीटेड डोज है उसे मैनेज करने में, और कंट्रोल रिलीज़ जो हमारी ड्रग की है उसे भी मैनेज करने में। टैबलेट्स में हम इन्हें बाइंडर्स की तरह भी यूज़ करते हैं, और फिल्म कोटिंग भी करते हैं हम पॉलीमर्स की अपने टैबलेट्स के ऊपर। फिल्म कोटिंग करते हैं हम उनका टैबलेट्स का जो नॉजियस टेस्ट है या अनएक्सेप्टेबल टेस्ट है उसे मास्क करने के लिए और उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हम लिक्विड प्रिपरेशन जो होती हैं उसके अंदर भी यूज़ करते हैं अपने पॉलीमर्स को। विस्कोसिटी इन्हेंसर मतलब विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, थिकनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल करने के लिए उसका फ़्लो, मतलब थिकनेस बढ़ेगी तो फ़्लो तो फिर कम हो ही जाएगा। इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट कंप्लायंस। एप्लीकेशंस क्या होते हैं पॉलीमर्स के कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में? दो यहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं, पहला ऑक्यूजर्ड सिस्टम और दूसरा होता है ट्रांसडर्मल पैचेस। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्यूजर्ड सिस्टम, मतलब ये हमारी आई में अप्लाई करे जाते हैं। ये जो ऑक्यूजर्ड सिस्टम है उसे हम यूज़ करते हैं ओवर कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी कि जो पुराना ड्रग डिलीवरी सिस्टम था जैसे कि ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स, वो इनएफिशिएंट प्रोसेस था। यानी कि यहाँ पे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो कॉज होते थे और जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी थी वो थोड़ी कम थी, इसलिए यूज़ करते हैं हम ऑक्यूजर्ड सिस्टम को। यहाँ पे होता क्या है ऑक्यूजर्ड डिलीवरी सिस्टम में, पॉलीमेरिक इम्प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे हम उन्हें इम्प्लांट कर देते हैं अपनी आई के लोअर कल्डीसैक एरिया में। एग्जांपल होता है पिलोकार्पिन। कल्डीसैक एरिया मतलब जो हमारा वाइटिश एरिया होता है उसमें अप्लाई कर देते हैं, और ये रिलीज़ करता है ड्रग को या तो 20 या फिर 40 mg/h। फिर आ जाता है ट्रांसडर्मल पैचेस सेकंड। ट्रांसडर्मल पैचेस मतलब स्किन के ऊपर पैचेस लगा देंगे, पैचेस के अंदर मेडिसिन होगी, ड्रग होगी, वो स्किन के थ्रू हमारी जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर हैं उसके थ्रू हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक्टिविटी शो करेगी। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू डिफ्यूज़न होगा ड्रग का, एंड अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन के थ्रू
और हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। द ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। यहाँ पे कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस होता है उसके अंदर पहली लेयर होती है मेटालिक बैकिंग लेयर। ड्रग कंटेनिंग एक रिजर्वायर होता है जिसके अंदर ड्रग प्रेजेंट होती है, और रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती है जो ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल करती है, और एक एडेसिव लेयर होती है। इन द मैट्रिक्स ड्रग इज डिजॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड विथ सॉलिड पॉलीमर एक्राइलेट कोपॉलीमर। ये इसका जो डायग्राम है, यहाँ पे सबसे पहले बीच में ड्रग कंटेनिंग रिजर्वायर है, यहाँ पे ड्रग प्रेजेंट है, नीचे की साइड एडेसिव लेयर, और हमारे लेफ़्ट साइड में है मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग ड्रग डिफ्यूज़न, और ऊपर की साइड है राइट में मेटालिक बैकिंग लेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।